In this video, we are starting next ratios, that is solvency ratios. Solvency ratios के अंदर जो first ratio है वो है debt to equity ratio. This ratio indicates the relationship between long-term debt and equity shareholder firm. Long-term debt और shareholder fund के बीच में जो ratio बनता है उसको हम debt to equity ratios कहते हैं. अब ये डेप्थ क्या होते हैं? डेप्थ मीन्स होता है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स लाइक डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म लोन्स. दीज ऑल आर कम इन द कैटेगरी ऑफ डेप्थ. एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लाइक एम्प्लॉय बेनिफिट, प्रोविजन फॉर वारंटीज एसेट्रा. बाय एडिंग दीज वी गेट द डेप्थ. सो फॉर्मूला हमारा है डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का डेप्थ अपॉन इक्विटी. सो डेप्थ हो जाएगा लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजन. नेक्स्ट इज शेयर होल्डर फंड या इक्विटी. अब इसको निकालने के 2 वेज हैं. अगर आपको लाइबिलिटी साइड का डाटा दिया है तो आप जो शेयर होल्डर फंड है वो कैसे निकालेंगे, या इक्विटी इसी का अदर नेम है, उसको आप कैसे निकालेंगे. शेयर कैपिटल जो जिसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों का समेशन करेंगे अगर क्वेश्चन में दोनों दिए हैं, और फिर प्लस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस. रिजर्व एंड सरप्लस में जैसे आपका जनरल रिजर्व हुआ वो सब चीज़ें इसमें जाएंगी. कैपिटल रिजर्व ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाएगा. सो अगर आपको शेयर होल्डर फंड फाइंड आउट करना है तो उसमें शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस करेंगे हम, अगर डाटा आपका लायबिलिटी साइड का दिया है तो. इफ़ इन केस आपका डाटा एसेट साइड का दिया हुआ है तो शेयर होल्डर फंड या इक्विटी हम कैसे फाइंड आउट करेंगे. फर्स्ट वे है एसेट माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, इससे हम शेयर होल्डर फंड तक पहुंच सकते हैं. सेकंड वे है नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी, इससे हम इक्विटी पे पहुंच सकते हैं. नेक्स्ट नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, क्योंकि आप करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी कर रहे हो वो वर्किंग कैपिटल होता है, माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटीज. और एक और तरीका है टोटल एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटीज एंड माइनस नॉन करेंट लाइबिलिटी. याद रखिएगा जो आप नॉन करेंट एसेट लेंगे उसमें आप सारी टेंजिबल एसेट लेंगे, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, ये सारे हम लेंगे. और जो नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें हम लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस लेंगे. करेंट लाइबिलिटीज़ एंड करेंट एसेट्स तो हमने डिस्कस की हुई हैं जब हमने करेंट रेशो का पढ़ा था, जब मैंने लास्ट वीडियो करेंट रेशो का अपलोड किया था. ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों निकाला जाता है डेब्ट टू इक्विटी रेशियो. द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेब्ट टू इक्विटी रेशियो इज टू मेजर द डिग्री ऑफ इनडेप्थनेस ऑफ द बिजनेस. बिजनेस की इनडेप्थनेस, कितना डेप्थ है, कितनी हमारे पास इक्विटी है, इसको पता लगाने के लिए हम ये रेशियो फाइंड आउट करते हैं. दिस रेशियो ऑल्सो इंडिकेट्स द एक्सटेंट टू विच द फर्म डिपेंड्स अपॉन द आउटसाइडर फॉर इट्स एग्जिस्टेंस. अब याद क्या रखना है कि इसका आइडियल रेशियो कितना होता है. तो आइडियल रेशियो इसका दिया गया है 2:1 है. एक अच्छे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक अच्छा हम लोग अगर माने कि एक वैलिड रेशियो 2:1 होता है. द डेब्ट इक्विटी रेशियो ऑफ 2:1 इज द नॉर्म विच इज एक्सेप्टेड बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फॉर फाइनेंसिंग प्रोजेक्ट. इट मीन्स डेब्ट could be twice the equity. If the ratio is high then risk is more in extending a loan. अगर आपका डेप्थ इंक्रीज होता है तो आपका रेशियो इंक्रीज होगा, अगर आपका डेप्थ डिक्रीज होता है तो रेशियो डिक्रीज होगा. अगर आपका शेयर होल्डर फंड इंक्रीज होता है तो डेप्थ इक्विटी रेशियो डिक्रीज होगा, और अगर आपका शेयर होल्डर फंड डिक्रीज होता है तो जो डेप्थ इक्विटी रेशियो है वो इंक्रीज होगा. नेक्स्ट रेशियो इज टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो. दिस रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टोटल एसेट एंड लॉन्ग टर्म डेप्थ. टोटल एसेट का रिलेशन लॉन्ग टर्म डेप्थ से. तो फॉर्मूला हुआ टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो इज इक्वल टू टोटल एसेट अपॉन लॉन्ग टर्म डेप्थ. लॉन्ग टर्म डेप्थ की जगह हम रख सकते हैं नॉन करेंट लाइबिलिटीज़. अब यहाँ पे फैक्टर्स दिए हुए हैं कुछ जो आपको ध्यान रखने हैं. टोटल एसेट इंक्लूड्स नॉन करेंट एंड करेंट एसेट. जो टोटल एसेट है इसमें करेंट एसेट्स भी रहेंगी और नॉन करेंट एसेट्स भी रहेंगी. नेक्स्ट लॉन्ग टर्म डेप्थ हैव ऑलरेडी बीन एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेप्थ इक्विटी रेशियो एंड नॉन करेंट एसेट ऑलरेडी एक्सप्लेन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डेप्थ इक्विटी रेशियो. तो अभी ये हम पढ़ चुके हैं लॉन्ग टर्म डेप्थ और नॉन करेंट एसेट. बस आप ध्यान रखिए जो टोटल एसेट आप लेंगे उसमें आपको नॉन करेंट एसेट भी लेना है और करेंट एसेट भी लेना है. ये रेशियो क्यों निकाला जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है. द ऑब्जेक्ट ऑफ कंप्यूटिंग द टोटल एसेट टू डेप्थ रेशियो इज टू मेजर द प्रपोर्शन ऑफ टोटल एसेट financed by the long-term debts. Now the next ratio is proprietary ratio. This is the third ratio of solvency ratio. This ratio indicates the relationship between equity or shareholder fund and total asset is computed by dividing shareholder fund equity to the by the total assets. Proprietary ratio का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट. शेयर होल्डर फंड हम पढ़ चुके हैं अभी डेब्ट इक्विटी रेशियो में. इक्विटी को ही शेयर होल्डर फंड कहते हैं, तो हमने अभी वो पढ़ लिया कि वो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. और टोटल एसेट अभी हमने जस्ट टोटल एसेट टू डेब्ट रेशियो में पढ़ा कि टोटल एसेट कैसे फाइंड आउट करते हैं. ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, क्यों निकाला जाता है ये रेशियो. The objective of computing proprietary ratio is to measure the proportion of total asset financed by the shareholder fund.
टोटल एसेट कितना प्रोपोर्शन का फाइनेंस प्रोवाइड कर सकती हैं शेयर होल्डर फंड के लिए, वो रेशो निकालने के लिए हम प्रोप्राइटरी रेशो फाइंड आउट करते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है इस रेशो की? नॉर्मली प्रोप्राइटरी रेशो अटेम्प्ट्स टू इंडिकेट द पार्ट ऑफ टोटल एसेट फंडेड थ्रू शेयर होल्डर फंड। हायर द रेशो मोर द प्रॉफिट एंड लेसर द रेशो shows less the profit, and the creditors can be suspicious about the repayment of their debt. Next ratio is interest coverage ratio. Interest coverage ratio is calculated by dividing profit before interest and tax by the fixed interest charges. जो fixed interest charges है ना डेप्थ पे, उससे हम डिवीजन करते हैं प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स का। इसका जो आंसर है उसको हम टाइम्स में शो करेंगे। The two variables used to calculate this ratio is first is profit before interest and tax, and second one is fixed interest charges on the long term debt and borrowings. ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये रेशो निकालने के पीछे? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंप्यूटिंग द इंटरेस्ट कवरेज रेशो इज टू मेजर द डेप्थ सर्विसिंग कैपेसिटी ऑफ द फर्म सो फार एज फिक्स्ड इंटरेस्ट और वी कैन से दैट लॉन्ग टर्म डेप्थ इज कंसर्न्ड। ठीक है, इसलिए ये रेशो जनरली निकाला जाता है। एंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो ऑफ 6 to 7 टाइम्स इज कंसिडर्ड बेटर। 6 to 7 टाइम्स अगर इसका आंसर आएगा तो इसको हम बेटर कंसिडर करते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है जिसमें ऑल 3 जो रेशोज हमने पढ़े हैं अभी वो सारे फाइंड आउट करने हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स दिया हुआ है, करेंट लायबिलिटी दिया हुआ है, करेंट लॉन्ग टर्म प्रोविजन दिया हुआ है, नॉन करेंट एसेट दिया हुआ है एंड करेंट एसेट दिया हुआ है। डेप्थ टू इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होगा लॉन्ग टर्म डेप्थ अपॉन शेयर होल्डर फंड। सो इसमें हम लॉन्ग टर्म डेप्थ में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स लेंगे, वो दी हुई है 1,50,000 एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस देंगे, वो दिया हुआ है 50,000। सो 1,50,000 प्लस 50,000 विल बी 2 लाख। अब यहाँ पे शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है तो निकालेंगे हम जब शेयर होल्डर फंड, तो यहाँ पे दिया हुआ है नॉन करेंट एसेट्स एंड करेंट एसेट भी दी हुई है और करेंट लाइबिलिटीज भी दी है और नॉन करेंट लाइबिलिटी। तो आपको याद है मैंने शेयर होल्डर फंड निकालने का लाइबिलिटी साइड का अप्रोच भी बताया था और एसेट अप्रोच भी बताया था। तो आप यहाँ पे एसेट अप्रोच का यूज़ करें। 4 lakh plus 2 lakh minus 1 lakh minus 2 lakh, so it will be 3 lakh. So debt equity ratio will be 2 lakh upon 3 lakh, that is 0.67 ratio 1. Now total asset to debt ratio, total asset हो जाएगा हमारा सारी asset का total current asset and non current asset, so it will be 6 lakh and it is divided by long term debt. Long term debt अभी हमने ऊपर कैलकुलेट किया था 2 lakh, so answer will be 3:1. Next is proprietary ratio. Proprietary ratio का फॉर्मूला होता है शेयर होल्डर फंड अपॉन टोटल एसेट। शेयर होल्डर फंड हमने फर्स्ट रेशियो में निकाला था, वो लिया था हमने कितना आपका 3 लाख अपॉन टोटल एसेट हमने यहाँ पे देखा हुआ था अभी 6 लाख, तो 3 लाख अपॉन 6 लाख इज इक्वल टू 0.5:1. Example number 2, from the following information calculate interest coverage ratio. Net profit after interest and tax दिया हुआ है 2,10,000, rate of income tax 30%, 10% डिबेंचर 1 लाख, मतलब 1 लाख पे डिबेंचर 1 लाख के हैं, 10% इंटरेस्ट है, फिक्स्ड इंटरेस्ट उनका 10% है, एंड पब्लिक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट कितना है 8% और उसका जो अमाउंट है पब्लिक डिपॉजिट का वो है 2,50,000। फॉर्मूला जो हमारा है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन फिक्स्ड इंटरेस्ट चार्जेस। नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, हमें वो नेट प्रॉफिट चाहिए जो टैक्स माइनस होने के पहले की है और इंटरेस्ट माइनस होने के पहले की है। अभी जो हमको दी हुई है क्वेश्चन में वो दी हुई है टैक्स और इंटरेस्ट माइनस करके, तो हमें इसको आफ्टर से बिफोर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर आप प्रॉफिट को 100% मान रहे हो तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितनी बचेगी 70, क्योंकि 30 तो टैक्स चला जाएगा। अब यहाँ पे अगर हमारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 2,10,000 है तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितनी होगी? सो इसको हम कन्वर्ट करेंगे 2,10,000 इंटू 100/70, तो ये आ जाएगी 3 लाख। अब इंटरेस्ट फाइंड आउट करते हैं। 1 लाख का डिबेंचर 10% इंटरेस्ट मतलब 10,000, और अगर पब्लिक डिपॉजिट 2,50,000 का है और 8% उस पर टैक्स इंटरेस्ट है, सो 2,50,000 का 8% ये हो जाएगा 20,000, सो 10,000 20,000 30,000, ये हो गया हमारा टोटल इंटरेस्ट। अब हम इसको नेट प्रॉफिट में प्लस कर देंगे, सो इट विल बी 3,30,000। अब हम अपना फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज इक्वल टू 3,30,000 अपॉन 30,000, आंसर विल बी 11 टाइम्स। नाउ लेट्स मूव टू द थर्ड रेशियो, दैट इज एक्टिविटी रेशियो, टर्नओवर रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। इसमें जो फर्स्ट रेशियो होता है वो रेशियो होता है इन्वेंट्री रेशियो। एक्टिविटी बिजनेस एक्टिविटीज़ का पता लगाने के लिए ये रेशो निकाले जाते हैं कि हमारा जो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उससे क्या रिलेशन है बाकी चीज़ों का, ट्रेड रिसीवेबल का, ट्रेड पेएबल का, ये पता लगाने के लिए एक्टिविटी रेशोज़ निकाले जाते हैं। और उसके अंदर जो फर्स्ट रेशो आता है वो होता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो।
This ratio shows the relationship between cost of revenue from operation means cost of goods sold with the average inventory carried during the period. So formula हुआ inventory turnover ratio is equal to cost of revenue from operation upon average inventory. याद रखिए एक्टिविटी रेशियो के जितने भी आपके आंसर हैं उन वो आंसर के लिए आप काय में शो करेंगे, टाइम्स में शो करेंगे. अब कैश कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के यहाँ पे 3 वेज दिए हुए हैं. फर्स्ट तरीका क्या है, ओपनिंग फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस लाइक कैरेज, वेजेस, फ्राइट माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री. अगर आपको ये डाटा नहीं दिया है तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो कि होती है सेल्स, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस जीपी मीन्स ग्रॉस प्रॉफिट. आप ये तरीका कर सकते हैं यूज़. थर्ड वाला जो है वो ऊपर वाले 2 का कॉम्बिनेशन जैसा है. आप उसको नहीं भी करेंगे अगर तो ऊपर जो आपके जो ऊपर 2 फॉर्मूलेज हैं उनके बेसिस पे जनरली आपको क्वेश्चंस जो आएंगे उनके थ्रू सॉल्व आउट हो जाएगा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. नेक्स्ट इज इन्वेंट्री. एवरेज इन्वेंट्री का फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री अपॉन 2 मीन्स ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2 वेयर द फिगर्स ऑफ कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट अवेलेबल. अब याद आपको ये रखना है कि जब भी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं दिया है क्वेश्चन में और उसको निकालने का कोई डाटा भी नहीं दिया हुआ है, फॉर्मूले जिनके मतलब फॉर्मूले का यूज़ करके हम कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकाल लेते हैं, बट अगर कुछ डाटा नहीं दिया है तो जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसी को आप पुट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की जगह. और इफ ओनली क्लोजिंग इन्वेंट्री इज गिवन या ओनली ओपनिंग इन्वेंट्री इज गिवन सो यू कैन ट्रीट इट एज अ average inventory. Objective of calculating inventory turnover ratio is to ascertain whether the investment in the stock in trade is reasonable or not. मेन ऑब्जेक्टिव तो यही होता है ये रेशो निकालने के पीछे. अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड 4,70,000. Next is purchase of stock in trade 6 lakh, opening inventory 1,50,000, closing inventory 2,50,000, wages paid 18,000 and carriage paid 12,000. एग्जाम्पल अभी थर्ड जो फॉर्मूला था कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का उससे हम सॉल्व कर सकते हैं. जनरली आप और बुक्स के जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो उनमें आपको इस फॉर्मूले की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड प्लस चेंज इन इन्वेंट्री प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. सो इट विल बी 10 लाख कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और आपको पता है एवरेज इन्वेंट्री लेते हैं अपॉन में. सो एवरेज इन्वेंट्री निकालने का वे होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. सो इट विल बी 2 लाख. सो 10 लाख अपॉन 2 लाख आंसर विल बी 5 टाइम्स. अब नेक्स्ट रेशियो होता है ट्रेड, जो बोर्ड में आता है वो है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल. याद रखिए ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो आप पढ़ रहे हो या इसको डेटर्स टर्नओवर रेशियो भी बोलते हैं. ट्रेड रिसीवेबल जो होता है ना वो कॉम्बिनेशन और समेशन होता है डेटर्स का और बिल रिसीवेबल का. तो आपको डेटर्स को भी ध्यान में रखना है ट्रेड रिसीवेबल रेशियो के टाइम एंड बिल्स पेबल रिसीवेबल को भी ध्यान में रखना है. फॉर्मूला होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. जो क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब जो आपने क्रेडिट पे सेल किया है वो होगा क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. यहाँ 2 टर्म्स आए हैं. फर्स्ट है क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेकंड एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. और एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकलते हैं, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2. अब नोट हमें क्या करना है या ध्यान में कुछ बातें रखनी है कि डेटर्स हमेशा जो जब हम डेटर्स की बात करते हैं डेटर्स मीन ओनली ट्रेड डेटर्स अकाउंट ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट ऑफ गुड. डेटर्स वही लोगों को डेटर्स में आप वही लोग इंक्लूड करोगे जो गुड्स को सेल करने पे जनरेट हुए हैं. फिक्स्ड एसेट के डेटर्स हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे. इफ़ द अमाउंट ऑफ क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज नॉट गिवन देन इट मे बी कैलकुलेटेड थ्रू द अमाउंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन. एंड ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल्स अगर क्वेश्चन में नहीं दिए गए हैं या क्लोजिंग बस दिए गए हैं तो उन्हीं को हम एवरेज की तरह ट्रीट करेंगे. एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट. प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्थ को हमें नहीं लेना है. यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है कंप्यूट द ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो. टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7,50,000, कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 50,000, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल, क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल. तो याद फॉर्मूला हमने अभी पढ़ा है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल. तो हम क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकालेंगे, टोटल रेवेन्यू में से हम कैश रेवेन्यू माइनस करेंगे. 7,50,000 माइनस 50,000. सो आंसर विल बी क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 7 लाख आ जाएगा
एवरेज ट्रेड रिसीवेबल हम कैसे निकालेंगे, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल अपॉन 2, सो ये आ जाएगा 1 लाख। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 7 लाख अपॉन 1 लाख, सो आंसर विल बी 7 टाइम्स। नेक्स्ट एवरेज कलेक्शन पीरियड, एक फॉर्मूला होता है इसका। एवरेज कलेक्शन पीरियड इसलिए निकाला जाता है कि हम ये पता लगाएं कि डेटर्स हमें कितने दिनों के अंदर एवरेज डेज में पेमेंट कर देंगे। सो फॉर्मूला इज 365 डेज अपॉन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो। इसके थ्रू ये फॉर्मूला इस फॉर्मूले के थ्रू आंसर आ जाएगा। इसके आंसर जो आएगा एवरेज कलेक्शन पीरियड का, इसको आपको डेज में या मंथ्स में ही शो करना है। अगर आप 365 ले रहे हैं तो डेज में शो करिएगा। नेक्स्ट ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो। अ ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो इज अराइज ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट परचेज। जो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशो है वो क्रेडिट सेल के कारण अराइज होता है, और जो ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो है वो क्रेडिट परचेज के कारण अराइज होता है। फॉर्मूला होता है ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशो का, नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। एवरेज ट्रेड पेबल की जब आप बात करते हो या आप सिर्फ ट्रेड पेबल की बात करते हो तो आपको क्रेडिटर्स भी लेना है और बिल्स पेबल भी लेना है। क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल का समेशन ही ट्रेड पेबल होता है, और जब इन दोनों के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस को हम ऐड करते हैं और डिवाइड बाय 2 करते हैं तो वो एवरेज ट्रेड पेबल बन जाता है। आंसर इसके हमें टाइम्स में ही शो करना है। नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट बात हमें ध्यान रखनी है वो ये है कि नेट क्रेडिट परचेज की जब हम बात करते हैं तो टोटल परचेज माइनस कैश परचेज माइनस परचेज रिटर्न, और एवरेज ट्रेड पेबल्स आपको पता है कैसे निकालने हैं, ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2। ऑब्जेक्टिव ये होता है इस रेशो को फाइंड आउट करने का कि हमें ये पता करना है कि नंबर ऑफ टाइम्स कितना है हमारा ट्रेड पेबल आर टर्न इनटू द रिलेशन टू परचेज। हमारी परचेज के कंपैरिजन में हमारा ट्रेड पेबल कितने टाइम्स है, ये पता लगाने के लिए हम ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो फाइंड आउट करते हैं। हायर द ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो इज द इंडिकेशन ऑफ द फैक्ट दैट फर्म पेज इट्स सप्लायर क्विकली विच इंक्रीज इट्स क्रेडिट वर्दीनेस एंड वाइस वर्सा। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, करते हैं उसको सॉल्व। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो हमको फाइंड आउट करना है। टोटल परचेज दिया हुआ है 8,50,000, कैश परचेज दिया हुआ 2,50,000, ओपनिंग ट्रेड पेबल 2,50,000 एंड क्लोजिंग ट्रेड पेबल 150। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल। नेट क्रेडिट परचेज कैसे निकलेगा, टोटल परचेज में से जब हम कैश परचेज को माइनस कर देंगे, सो इट विल बी 6 लाख, 850 माइनस 250। एंड एवरेज ट्रेड पेबल निकालने का तरीका ओपनिंग ट्रेड पेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड पेबल अपॉन 2, 250 प्लस 150 अपॉन 2 मीन्स 2 लाख। सो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे 6 लाख अपॉन 2 लाख, आंसर विल बी 3 टाइम्स। नेक्स्ट इज एवरेज पेमेंट पीरियड। फॉर्मूला वही होगा जैसे अभी हम लोगों ने एवरेज कलेक्शन पीरियड का पढ़ा, बस यहाँ पेबल अपॉन में आपको ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो लेना, 365 अपॉन ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। लास्ट जो होता है एक्टिविटी रेशो में वो होता है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो इसलिए निकाला जाता है ताकि हम रिलेशनशिप शो कर सकें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और वर्किंग कैपिटल में। मींस वर्किंग कैपिटल का रिलेशन यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के साथ बनाया जाएगा। फॉर्मूला विल बी वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशो वर्किंग कैपिटल रेशो इज इक्वल टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम पढ़ चुके हैं सेल्स के इक्वल टू होता है, और वर्किंग कैपिटल हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब करंट एसेट में से हम करंट लाइबिलिटीज़ को माइनस करते हैं तो वर्किंग कैपिटल फाइंड आउट करते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये रेशो निकालने के पीछे कि हमें ये पता लगाना है कि जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो इफिशियंटली यूटिलाइज हो रही है या नहीं सेल्स के लिए। This ratio indicates the efficiency and inefficiency in the utilization of working capital. Higher the working capital ratio shows the efficient utilization and lower the working capital ratio shows the inefficiency. यहाँ पे एक example दिया हुआ है, calculate the working capital turnover ratio. दैट इज़ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, करेंट लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी एंड नॉन करेंट एसेट। देखिए फॉर्मूले में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें चाहिए तो वो है हमारे पास, और वर्किंग कैपिटल हमें निकालना पड़ेगा। वर्किंग कैपिटल हम कैसे निकालेंगे, करेंट एसेट में से हम करेंट लाइबिलिटी को माइनस करना है। यहाँ नॉन करेंट एसेट दी हुई हैं और करंट लाइबिलिटी दी हुई है और टोटल लाइबिलिटी दी हुई है, तो हमने पढ़ा है कि जो टोटल लाइबिलिटीज़ होती हैं वो टोटल एसेट के बराबर होती हैं, मीन्स इक्वल होती हैं। सो अगर टोटल 8 लाख की टोटल लाइबिलिटीज़ हैं तो 8 लाख की टोटल एसेट होंगी। टोटल एसेट में से हम नॉन करेंट एसेट माइनस कर देंगे तो करेंट एसेट मिल जाएगी 5 लाख, मीन्स 8 लाख माइनस 3 लाख इज इक्वल टू 5 लाख। अब फॉर्मूले में हम उसके बाद हम करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर देंगे, सो वर्किंग कैपिटल मिलेगा 5 लाख माइनस 2 लाख इज इक्वल टू 3 लाख। So working capital turnover ratio means WCTR is equal to 12 lakh upon 3 lakh, that is will be 4 times.
नेक्स्ट रेशो इज़ प्रॉफिटेबिलिटी रेशो और इनकम रेशो। जो लास्ट रेशो है वो हमें पढ़ना है, वो है इनकम रेशोज़ या प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज़। इसमें आपको याद रखना है जो प्रॉफिटेबिलिटी रेशो के आंसर्स जो आते हैं जनरली वो परसेंटेज में आते हैं, क्योंकि इसमें हर फॉर्मूले का मल्टीप्लाई 100 से होता है। सो फर्स्ट इज़ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट हम सब जानते हैं, 11th में आप लोगों ने पढ़ा है ग्रॉस प्रॉफिट नेट प्रॉफिट। द ग्रॉस प्रॉफिट रेशो एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सो फॉर्मूला होगा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। जो आंसर आएगा उसको हम परसेंटेज में शो करेंगे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने का तरीका आपको पता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जब आप कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस करोगे ना तो ग्रॉस प्रॉफिट आपको मिल जाएगा। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम जानते हैं जनरली इट इज इक्वल टू सेल्स। ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये रेशो निकालने के पीछे? इट इज़ रिलायबल गाइड टू द एडिक्वेसी ऑफ सेलिंग प्राइस एंड एफिशिएंसी ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ and it indicates the margin of goods sold. No ideal ratio is fixed for it, but higher the ratio is always considered good sign and lower ratio shows the improperness, or we can say that it is not valid or it is not very good. Good sign is higher this ratio is always good sign for every business. एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर। एक्सप्लेन द कैलकुलेट द ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, वेजेस, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, क्लोजिंग इन्वेंट्री। ये सब डाटा दिया हुआ है हमको। हमें चाहिए ग्रॉस प्रॉफिट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो सबसे पहले हम ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट निकालने का तरीका हमें पता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। पर यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दिया है 4 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज प्लस वेजेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। सो इट विल बी 2,20,000। अब हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 4 लाख में से माइनस करेंगे 2,20,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट विल बी 1,80,000। और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमको दिया हुआ है वो है 4 लाख। सो 1,80,000 अपॉन 4 लाख इंटू 100 इट विल बी 45%। परसेंट इसलिए क्योंकि हमने फॉर्मूले में इंटू 100 किया है। ऑपरेटिंग रेशो होता है नेक्स्ट ऑपरेटिंग रेशो का फॉर्मूला है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को बस ऐड करना है हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में और डिवाइड करना है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम जानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हम जानते हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वो होते हैं जो बिजनेस ऑपरेशन में जनरली होते हैं, जैसे कि आपको करने ही है ये एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, अदर एक्सपेंसेस, इसमें आ जाएंगे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। क्यों निकाला जाता है ये रेशो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेटिंग रेशो इज टू एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग रेवेन्यू ऑफ एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। इससे हमारे बिजनेस की ऑपरेशनल इफिशियंसी पता चलती है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग कैलकुलेट द ऑपरेटिंग रेशो, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज गिवन, जीपी इज गिवन, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस इज गिवन, डेप्रिशिएशन दिया हुआ है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। फॉर्मूला पुट करते हैं। ऑपरेटिंग रेशो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। इंटू 100 हम फॉर्मूले का पार्ट ही है। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन फाइंड आउट करते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से जीपी माइनस करेंगे, सो इट विल बी 7 लाख। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या क्या है इसमें? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन और नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। इनका हम सबमिशन करेंगे, सो इनका सबमिशन आएगा 30,000। ऑपरेटिंग रेशियो का फॉर्मूला पुट करेंगे 7 लाख प्लस 30,000 अपॉन 10 लाख इंटू 100, सो आंसर विल बी 73%। नेक्स्ट होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन और इट एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप बिटवीन ऑपरेटिंग प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। फॉर्मूला हो जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालना है वो हम देख लेते हैं। इसको निकालने के 2 तरीके हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। और एक और तरीका है, अगर आपको क्वेश्चन में जीपी दिया हुआ है तो जीपी प्लस नॉन ऑपरेटिंग इनकम माइनस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लाइक फाइनेंस कॉस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट्स, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम लाइक इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड इनकम, रेंटल इनकम, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ नॉन करेंट एसेट, ये सब चीज़ें चली जाएंगी आपकी नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स में। और अदर इनकम में आप ले सकते हैं कमीशन, फीस और रॉयल्टी। क्या मोटिव होता है ये रेशो निकालने के पीछे? ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो इज द टेस्ट ऑफ द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द फर्म। इट शोज द परसेंटेज दैट इज एब्जॉर्ब्ड इन द ऑपरेटिंग रेशो। जितना ज़्यादा ये रेशो हायर होगा उतना ज़्यादा ऑपरेशनल एफिशिएंसी अच्छा होगा बिजनेस का। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, कैलकुलेट द ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो
रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंसेस, लॉस ऑन सेल ऑफ करंट इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है। सबसे पहले हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट फाइंड आउट करते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला भी हमने पढ़ा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड माइनस नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में यहाँ हमें दिया हुआ है लॉस ऑन सेल ऑफ करेंट इन्वेस्टमेंट, ये हम लेंगे नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के तौर पे। और नेक्स्ट दिया होगा अगर नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स, तो वो दिया हुआ है डिविडेंड रिसीव्ड, ये हो जाएगा हमारा ये हमारा चला जाएगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम की कैटेगरी में। सो 2,66,000 प्लस 8,000 माइनस 4,000, सो आंसर विल बी 2,70,000। अब हम कैलकुलेट करते, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 2,75,000 अपॉन 10 lakh इंटू 100, सो इट विल बी 27%। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इंटू 100। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालते समय हमें ध्यान रखना है ग्रॉस प्रॉफिट प्लस ऑपरेट अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। जब हम ये करेंगे तब हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकलेगा। ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड माइनस टैक्स। ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इस रेशियो के? द ऑब्जेक्टिव ऑफ नेट प्रॉफिट रेशियो इज टू डिटरमाइन द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो और नेट प्रॉफिट रेशियो में फाइंड आउट करना है। डाटा दिया हुआ है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट दी हुई है 75,000। तो इसके थ्रू हम ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। पहले ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मीन 75,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, सो इट विल बी 37.5%। नेक्स्ट इज नेट प्रॉफिट रेशियो। तो उसके लिए देखिए यहाँ डाटा दिया हुआ है, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, सेलिंग एक्सपेंसेस, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, अदर इनकम एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। सो हम फाइंड आउट करते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकालने का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था, ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम्स माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस टैक्स। एंड अदर इनकम्स दी हुई हैं 4,500 एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में हम ले लेंगे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, डेप्रिशिएशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस एंड लॉस फाइनेंस कॉस्ट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, सो इट विल बी 58,000। सो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स 75,000 प्लस अदर इनकम्स मीन्स 4,500 माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस मतलब 58,000 माइनस होगा और फिर माइनस करेंगे टैक्स, वो दिया हुआ है आपको 1,500, सो इट विल बी 20,000। और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं 20,000 अपॉन 2 लाख इंटू 100, इट विल बी 10%। नेक्स्ट रेशियो इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो। This is the most important test of profitability of the business. It measures the overall efficiency of the business as it reveals the overall efficiency of the business. ये एक ऐसा रेशियो है जिसके थ्रू हम अपने बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी को भी टेस्ट कर सकते हैं और बिजनेस की ओवरऑल एफिशिएंसी भी हमें इसी रेशियो से पता चलती है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड मीन्स इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड शुड नॉट बी डिडक्टेड आउट ऑफ प्रॉफिट। हमें ये 3 आइटम्स इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड प्रॉफिट में से डिडक्ट नहीं करना है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका है, अगर एसेट साइड का अप्रोच दिया मीन्स एसेट साइड का डाटा दिया हुआ है तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे फाइंड आउट करेंगे? नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल, या हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं नॉन करेंट एसेट प्लस करेंट एसेट माइनस करेंट लाइबिलिटी, या फिर टोटल एसेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटी, बात बराबर है। और हमें ध्यान रखना है कि जो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स हैं वो ही ट्रेड, all non-current investments are always trade investment. If non-trade investment are given, then it will not be taken as the part of capital employed. और अगर आपको liability side का डाटा दिया हुआ है तो फॉर्मूला जो आप यूज़ करेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए वो आप यूज़ करेंगे शेयर होल्डर फंड्स प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये रेशो क्यों निकाला जाता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशो? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कैलकुलेटिंग रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज टू मेजर द अर्निंग पावर ऑफ द नेट एसेट्स ऑफ द बिजनेस। एंड सिग्निफिकेंस इसका ये है कि दिस रेशो इंडिकेट्स हाउ वेल द मैनेजमेंट हैज़ यूटिलाइज द फंड एम्प्लॉयड बाय ऑनर्स एंड अदर। हायर द ROI मीन्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मीन्स मोर एफिशिएंट ऑफ योर मैनेजमेंट इज। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, शेयर होल्डर फंड 50,000, 10%, long term borrowing 2 lakh, long term provision 25,000, current liability 70,000 and net fixed asset is 2 lakh 25,000, non current trade investment is
20,000, current investment is 1 lakh and net profit before tax is 60,000. अब हमें इससे कैलकुलेट करना है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट. सो फॉर्मूला होगा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड. प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? हमें इंटरेस्ट टैक्स और डिविडेंड तीनों चीज़ें ऐड करना है प्रॉफिट में. तो बिफोर टैक्स दी है मतलब टैक्स ऑलरेडी ऐड है, इसमें हम इंटरेस्ट और प्लस करेंगे. 60,000 प्लस 20,000 इज इक्वल टू 80,000. अब हमें चाहिए कैपिटल एम्प्लॉयड. तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका सबसे अच्छा रहेगा नॉन करेंट एसेट प्लस वर्किंग कैपिटल. और नॉन करेंट एसेट में हम ले लेंगे जो फिक्स्ड एसेट दी है उनमें हम प्लस कर देंगे नॉन करेंट, नेट फिक्स्ड एसेट में प्लस कर देंगे नॉन करेंट ट्रेड इन्वेस्टमेंट. सो इट विल बी 2,45,000. सो वर्किंग कैपिटल विल बी करेंट एसेट दिया हुआ है 1 लाख and current liability is 70,000. So 1 lakh minus 70,000 it will be 30,000. Capital employed is equal to 2,45,000 plus 30,000 it will be 2,75,000. अब हम ये कर सकते हैं जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसको अगर लाइबिलिटी अप्रोच से आपको फाइंड आउट करना है. सो फॉर्मूला आप ये यूज़ कर सकते हैं कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करेंट लाइबिलिटीज़ वो हो जाएगा 50,000 प्लस 2,25,000. और नॉन करेंट लाइबिलिटी में लॉन्ग टर्म बोरोइंग और लॉन्ग टर्म प्रोविजन आते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है. सो 2 लाख प्लस 25,000 इट विल बी 225. सो 50,000 इसमें प्लस होगा शेयर होल्डर फंड का, तो ये आ जाएगा 2,75,000. देखिए आप एसेट साइड से निकालें कैपिटल एम्प्लॉयड या लाइबिलिटी साइड के अप्रोच से निकालें, फ़र्क कोई नहीं पड़ेगा, आंसर तो दोनों की सिमिलर ही आएंगे. आप कोई भी एक तरीका यूज़ कर सकते हैं. अब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हम फाइंड आउट करेंगे, वो करेंगे 80,000 प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन 2,75,000 ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100. सो ये आंसर आ जाएगा 29.09%. ये थे हमारे रेशोज़. अब इसके बाद आपको इनके क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है. आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए. मैं इसमें कुछ क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने ऐड किए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं, सो आप उनको भी सॉल्व करके देखिए.